प्रसिद्ध गायिका एलिस आर्किसन गुम हो गई। प्रसिद्ध गायिका को अगवा कर लिया गया या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी। पूरे शहर में इसी बात को लेकर चर्चे हो रहे थे। जिधर भी देखो उधर लोग एलिस की ही बातें कर रहे थे। हर समाचार पत्र में पहले पृष्ठ पर एलिस के बारे में ही छपा हुआ था। हर होटल तथा क्लब में इसी के चर्चे थे। इसका कारण था एलिस की जादू भरी आवाज, जिसने सबको अपना बना लिया था। उसकी प्यार भरी मधुर आवाज के सभी दीवाने थे। सबको ही उससे प्यार था। यह रिश्ता था कला का। कलाकार अपनी कला ही से तो अनजाने और अनदेखे लोगों के मन जीत लेता है और उसके चाहने वाले उस पर दिल दौलत और जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिस की तलाश में पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, मगर इस पर भी उसका सुराग तक न मिलना पुलिस के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। तरह तरह की बातें चारों ओर गूंज रही थी। कुछ लोग तो पुलिस को ही गालियां देकर अपने मन की आग को ठंडा कर रहे थे। पुलिस की असफलता को देखते हुए एलिस की खोज का काम खुफिया पुलिस को दे दिया गया। इसके साथ ही पुलिस विभाग के लोगों का बोझ काफी हल्का हो गया था और यह सारा बोझ अब खुफिया पुलिस के कंधे पर आ पड़ा था। खुफिया पुलिस के एक बड़े अफसर ने एलिस के बूढ़े पिता से भेंट की और एलिस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। उनको यह तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हम आपकी बेटी की तलाश करके छोड़ेंगे। हमें पता है आप बहुत दुखी हैं, मगर उससे भी अधिक दुखी हैं हम। सबसे अधिक दुखी हैं वह जनता जो एलिस से दिलो जान से प्यार करती थी। आपकी बातों से तो मुझे कुछ हौसला मिला है, परंतु मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि स्पेन की पुलिस ने इस बारे में कोई भी रुचि नहीं दिखाई, जबकि सबसे पहला फर्ज तो उसी का था। एलिस के पिता ने बहुत निराश होकर कहा। खुफिया पुलिस के अफसर कुछ निराश सा होकर वहां से निकला था। उसे वह प्राप्त ना हो सका था। उसके पिता ने अंतिम बार यही शब्द कहे थे, अब तो हमने आशा ही छोड़ दी है कि हमें अपनी बेटी से मिलना नसीब होगा। जो कोई भी उसे पकड़कर ले गया है वह कोई साधारण लोग तो नहीं हो सकते। यकीनन यह बड़े लोगों का काम है। भला बड़े लोगों को कौन पकड़ सकता है? एलिस के पिता की बात किसी हद तक तो ठीक थी। जब इतने दिनों से एलिस का कुछ पता नहीं चला तो अब क्या पता चलेगा? निराशा के सिवा इन हालात में और सोचा भी क्या जा सकता था? हर माँ बाप यही सोचेंगे। एलिस का गुम होना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने अपने पहले पति से तलाक लेकर हार्किसन से दूसरी शादी कर ली थी। लंदन का रहने वाला हार्किसन पहले स्पेन के मार्बेला शहर में एक उच्चाधिकारी था। उसका भी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। उसकी एक बेटी थी मार्टिका, जो हार्किसन के साथ ही पढ़ रही थी। इस विवाह के पश्चात एलिस खुद तो पति के साथ ही रहकर पढ़ रही थी, मगर उसके दोनों बेटे नाना नानी के पास ही रह गए। मार्बेला रहते हुए उसने अपने माता पिता तथा बच्चों से संपर्क बनाए रखा। वह हर रोज रात को उनसे बातचीत कर लेती थी और एक दिन अचानक ही फोन का यह सिलसिला बंद हो गया, जिसके कारण एलिस के पिता को बहुत चिंता हुई। सबसे अधिक चिंता तो उन्हें इस बात की थी कि अगले सप्ताह ही उनके नवासे का जन्मदिन आने वाला था। नवासे की उदासी भी बढ़ रही थी। माँ का फोन न आना उसके लिए चिंता का विषय बन गया। जन्मदिन की बधाई देने के लिए वह सुबह जल्दी से उठ खड़े हुए, लेकिन ना जाने क्यों वह अपने आंसू रोक ना सके। नाना ने अपने नवासे को रोता देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उनका दिल बहलाने के लिए कहा, देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा, सामने दीवार पर लगे अपने पिछले वर्ष के चित्र को देखो। तुम, हम और तुम्हारी मम्मी, भाई बहन सब कितने सुंदर लग रहे हैं। इस वर्ष भी हम ऐसा जन्मदिन मनाएंगे। उठो, हैप्पी बर्थडे करो मेरे बच्चे। नहीं नहीं, मुझे नहीं मनाना ये जन्मदिन। वह और भी जोर से रोने लगा था। मेरी मम्मी ने मुझे फोन नहीं किया तो कैसा जन्मदिन, सब बेकार है। अरे मम्मी का काम जब हम कर रहे हैं तो तुम क्यों चिंता करते हो सकता है मम्मी को कोई काम लग गया हो। नहीं, मेरी मम्मी ऐसे नहीं है। पिछले साल तो उसने मुझे टोक्यो से जन्मदिन की बधाई भेजी थी, मगर अब की बार, ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? वह नाना के गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा था। नाना ने उसे प्यार से छाती से लगाया और बोले, तुम चिंता ना करो बेटे, हम अभी तुम्हारी मम्मी का नंबर मिलाकर उनसे बात करते हैं।
उठो मेरे बच्चे, चलो, आज हम तुम्हारी मम्मी को डांटेंगे। उसी समय मार्बेला के लिए ट्रंक कॉल बुक करवाया गया। थोड़ी देर के पश्चात वहां से ये खबर आई कि वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा है। आवाज सुनकर उन सब की चिंता तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी समय उन्होंने मार्बेला में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को फोन करके पता करने का प्रयास किया। उन्हें फोन पर कहा उनके घर जाकर पता लगाएं कि ये सब क्या है। थोड़ी देर के पश्चात ही उधर से जैसे ही फोन आया तो उसे सुनकर एलिस के पिता के होश उड़ गए। वहां से पता चला कि एलिस तो 5 दिनों से घर से गुम है। उसके पति ने पुलिस को 2 प्रकार के अलग अलग बयान दिए हैं। उनमें पहला बयान तो यह था कि एलिस अपने किसी शो पर गई थी मगर वापस ही नहीं लौटी। दूसरा बयान था कि एलिस किसी गाने की रिहर्सल के लिए गई तो वहां से वापस नहीं लौटी। एलिस के पिता ने उसी समय पुलिस अफसरों को फोन करके बताया कि मुझे ये दोनों बयान झूठे लगते हैं। असल बात तो कुछ और ही है जिसे छुपाया जा रहा है। एलिस के पिता की यह रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज तो कर ली थी, परंतु उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि एलिस की यह दुर्घटना स्पेन देश में हुई है, जबकि रिपोर्ट इंग्लैंड में लिखी जा रही है। हम लोग केवल वहाँ की पुलिस को ही कह सकते हैं, स्वयं तो उस देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकते। वैसे वहाँ की खुफिया पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है, मगर कब तक कोई इंतजार कर सकता है। आखिर एक दिन तो सीने पर पत्थर रखकर सबको यह कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि एलिस किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है। मगर घर के लोगों ने जब पूरी तरह भागदौड़ कर ली तो आखिर यह मामला स्कॉटलैंड के इंस्पेक्टर डैन के पास गया। डैन स्कॉटलैंड का एक युवक पुलिस अफसर था। उसने उन लोगों को वचन दिया कि मैं एलिस की तलाश में रात दिन एक कर दूंगा, चाहे इंग्लैंड में हो या स्पेन में, मैं उसकी तलाश करके ही रहूंगा। मेरा नाम भी डैन है। डैन के कहने पर ही उन्होंने एलिस के स्पेन में हुए उसके शो का चित्र भी उसे दे दिया। डैन ने एलिस की पुरानी फाइल भी दफ्तर से निकाली और उसकी पुरानी जिंदगी पर नजर डालकर उसे पढ़ने लगा। एलिस का शो चित्र यह साफ बता रहा था कि एलिस के मन में कुछ और है और तन में कुछ और। वह प्रसिद्ध गायिका होने के साथ साथ अच्छी अभिनेत्री भी थी। कहीं इसका यह अभिनय ही उसे प्यार के सागर में नहीं ले डूबा। डैन को यह पता था कि किसी भी अंग्रेजी नागरिक की हत्या व अपहरण की जांच करने पर अधिकार स्पेन में स्कॉटलैंड यार्ड के पास है। बस उस समय डैन ने अपने अफसरों से स्पेन जाने और इस केस की तफ्तीश की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। बस उसी समय वह स्पेन के लिए रवाना हो गया। एलिस का यह पति स्टुअर्ट हैरिसन स्टेज का बहुत बड़ा कलाकार था, तभी तो उन दोनों की शादी हुई थी। मगर इससे पहले एलिस ने अपने पति को छोड़ा तो क्यों छोड़ा? बस इसी बात का पता लगाने के लिए डैन एलिस के पिता के पास पहुंचा और उससे जाकर बोला कि आप मुझे एलिस के बचपन से अब तक की विशेष घटनाओं का वर्णन करें ताकि मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा। तभी उन्होंने एलिस की बचपन की कहानी सुनानी शुरू की, जो इस प्रकार थी। एलिस बचपन से ही बहुत तेज लड़की रही है। वह मेरी एक ही संतान थी। गाने और संगीत से तो उसे छोटी आयु से ही लगाव था, उम्र के साथ साथ बढ़ता ही गया। हमारी तो यही इच्छा थी कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने, मगर उसके शौक को देखते हुए हमें हार माननी पड़ी। उसके गाने के शौक के कारण उसे चाहने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी। एक एलिस चाहने वाले अनेक। अब वह किस किस से शादी करती? आखिर एक युवक से उसकी शादी की बात पक्की हो गई। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 1 वर्ष के अंदर ही एलिस ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से पति पत्नी के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ा था। दोनों का प्यार पहले से कहीं अधिक हो गया था। लेकिन इन दिनों एलिस दोबारा गर्भवती हो गई। एक दूसरे बच्चे के जन्म से 3 मास पूर्व ही उसके पति ने उससे आंखें फेर ली। उसका प्यार शायद ठंडा पड़ गया था। प्यार में दुनिया भर को संपत्ति उसके कदमों के ढेर करने वाला युवक एक रात किसी और लड़की को साथ घर लेकर आ गया तो एलिस ने बड़े क्रोध से उसे देखा। यह क्या है? लड़की है, वह तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसे क्यों लाए हो? पगली औरत, कोई पुरुष किसी नारी को अपने साथ क्यों लाता है? मौज मस्ती के लिए, प्यार के लिए? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? खूब पता है मुझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या तुम मेरे सामने ही इस लड़की को अपने कमरे में रखोगे?
प्यार में सब चलता है एलिस। चलो अब तुम गुस्सा छोड़ो और आराम करो। जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। एलिस मजबूर और बेबस पक्षी की भांति फड़फड़ा कर रह गई। और कर भी क्या सकती थी वह बेचारी। आखिर तंग आकर वह अपने माँ बाप के पास वापस चली गई। करती भी क्या, तलाक के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। एक दिन उसकी भेंट हार्किसन से हो गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। कुछ इशारे हुए, बस फिर क्या था। पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे के इतने निकट आ गए कि उसने सीधे शब्दों में पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कोई बुरी बात नहीं, तुम मुझे अच्छी लगती हो। कल ही मैंने तुम्हारा गाना सुना था। क्या गला पाया है तुमने, वाह। क्योंकि मैं खुद भी एक गायक हूँ, इसीलिए हमारी जोड़ी खूब जमेगी। धन्यवाद, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या आपको प्रेम पर विश्वास नहीं है? प्रेम पर तो है, परंतु इस दुनिया पर नहीं है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी हूँ। सब पुरुष एक जैसे नहीं होते एलिस, विश्वास करो मुझ पर। मैं एक गायक हूँ और तुम गायिका हो। कैसे रहेगी यह जोड़ी? बहुत अच्छी, काश कभी ना टूटे। इसके पश्चात दोनों की शादी हो गई। दूसरी शादी के पश्चात एलिस को सबसे अधिक चिंता अपने बच्चों की थी। वह एक माँ भी थी। बाप तो इनको छोड़कर भाग गया, वह इन्हें छोड़कर कहाँ जा सकती थी। उधर प्रेम की बसी नई दुनिया को भी वह नहीं उजाड़ सकती थी, और इधर दो बच्चे। इन दोनों में से किसे छोड़े और किसे रखे? अंत में उसने अपने पिता के सामने अपना सारा कष्ट रखा तो पिता ने कहा, बच्चों को हमारे पास छोड़ दो, तुम अपने प्रेमी के साथ स्पेन चली जाओ। उसी दिन से एलिस अपने नए पति के साथ स्पेन चली गई। स्पेन के उस आधुनिक शहर मार्बेला में उसका पति अपने 10 वर्षीय बेटी के साथ रहता था। उस बच्ची का नाम बेल कांटो था। वास्तव में ही उसका घर बहुत सुंदर था। इतने सुंदर घर की उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। मगर होती है भोली भाली शक्ल वाले जल्लाद भी। वही बात उसमें नजर आई, क्योंकि उसका नया पति जल्लाद से कम नहीं था। हर रोज एक नई औरत को घर ले आता। बात पूछने पर एक ही जवाब मिलता, कारोबार के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है एलिस। मैं नहीं मानती कि कारोबार को घर के अंदर तक लाया जाए। घर केवल घर वालों के लिए होता है हार्किसन, इन आवारा औरतों के लिए नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई भी पत्नी यह सब सहन नहीं कर सकती है। मगर यह मेरा फैसला है। इसी प्रकार की बातें एलिस के पिता ने सब पुलिस अफसर डैन को बताई थी। पुलिस अफसर डैन अपने 2 सहयोगियों को साथ लेकर स्पेन निकल गया। स्पेन पहुंचकर वहां से सीधे मार्बेला शहर जाकर उन लोगों ने एक होटल में अड्डा जमाया। उन लोगों ने उसी दिन से अपना काम चालू कर दिया। सबसे पहले उसके एक रिश्तेदार के पास जा पहुंचे। उससे हार्किसन के निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके काम के लिए पहले उसके साथ मित्रता की गई, फिर उसे खूब शराब पिलाकर पूछना शुरू किया। सुना है इस शहर में एक अंग्रेज औरत के गाने की बड़ी धाक रही है। हाँ, मगर दुख की बात यह है कि वह औरत 2 मास से गायब है। मगर कहाँ गई? क्या यहाँ की पुलिस ने उसकी खोज नहीं की? की थी, मगर परिणाम कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके जाने का कारण भी तो होगा। सुना है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, बस इसी झगड़े ने यह भयंकर रूप धारण कर लिया। ये कहकर पुलिस अफसर कुछ सोचता हुआ वहां से चल दिया। दूसरी सुबह वे लोग एलिस के पति के घर पहुंचे तो उसने स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरों को अपनी खोजी नजरों से पहले ही पहचान लिया। हाँ बोलो साहिब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठे, बोले क्या हुक्म है? देखो जनाब, हम एलिस के बारे में आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनते ही वह एकदम शांत सा होकर उनके चेहरों की ओर देखने लगा। फिर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, देखो साहब, मैं अपनी पत्नी के गुम होने के कारण बहुत दुखी हूँ। इसीलिए मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि वह मुझसे इतना अधिक प्यार करती थी कि उसे भूल जाना मेरे लिए संभव नहीं। हाय हाय एलिस, तुम कहाँ हो? क्या आपका एलिस से कभी झगड़ा भी हुआ था? देखो, जहाँ प्यार है वहाँ कभी कभार तकरार तो होती रहती है। क्या कभी एलिस पर आपने कातिलाना हमला भी किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उससे आप इतना प्यार करते थे तो उसके गुम हो जाने पर आप शांत क्यों बैठे हो?
मैं उसकी तलाश कर कर के थक चुका हूँ ऑफिसर डैन, मगर आपने इस विषय को लेकर जो 2 बयान दिए हैं वे दोनों ही अलग अलग हैं। यह कैसे संभव है, हमें ज़रा समझाइए। देखो, आपने पहले बयान में कहा था कि एलिस ओपेरा हाउस के किसी शो में गई थी। दूसरे बयान में आपने कहा कि वह गुम होने से पहले अपना ऑडिशन देने गई थी, मगर आपने उसके माता पिता तथा बच्चों को तो कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों? मगर आप ये सब कुछ मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? वह थोड़ा घबरा सा गया था, इसीलिए कि एलिस हमारे देश की एक लड़की थी। हाँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके घर में जाकर नौकरानी और बच्ची से कुछ पूछ सकते हैं। वे आपको क्या जानकारी देंगे भला? हो सकता है कुछ पता चल जाए। ठीक है, आप लोग खुशी से जा सकते हैं। नौकरानी से पुलिस अफसर डैन ने 3 बातें पूछी थी। पहली, क्या एलिस घर से कोई सामान लेकर गायब हुई? नहीं, उसका जवाब था। दूसरी, पहले तो वह घर से जाते समय सामान लेकर जाती होगी। हाँ, नौकरानी ने कहा। तीसरा, उसके गुम होने के पश्चात घर में क्या हुआ? सारे घर में रंग रोगन करवा दिया गया। रोगन होने पर भी दीवार पर खून के छींटे साफ नजर आ रहे थे। अब नौकरानी से पूछने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। पुलिस वाले आशा की खुशी लेकर वहां से बाहर निकले। उसी रात उन्होंने फिर से पूछताछ की तो पता चला कि जिस शाम एलिस घर से गायब हुई थी, उस रात और दिन में वह एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। कई दिनों से पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था। घटना की रात उसका पति खूब नशे में धुत होकर आया था। दोनों के बीच में औरतों की बात पर झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर वह क्रोध में आया। उसके हाथों में तेज धारदार चाकू था। उसने पलंग पर लेटी हुई अपनी पत्नी के पेट में चाकू का पूरा फल उतार दिया, जिससे खून का फव्वारा निकला और उसके छींटे दीवार तक फैल गए। सुबह लड़की स्कूल चली गई तो नौकरानी की उसने छुट्टी कर दी। उसके जाने के पश्चात उसने खून से भरे कपड़े जला दिए। उसकी लाश को कुल्हाड़ी से काटकर छोटे टुकड़े बना डाले। खून वाले फर्श को खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया। लाश के टुकड़ों को उसने कमरे में वहीं पेट्रोल डालकर जला डाला और उस राख को बड़े गटर के अंदर डाल दिया। एलिस की हत्या के अपराध में उस प्रेमी हत्यारे को पकड़कर अदालत में पेश किया गया तो सुबह लंदन और स्पेन के समाचार पत्रों में यह छपा था, एक खौफनाक और भयंकर खूनी का भांडा फूट गया जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।